हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम विलियन जो है चैप्टर की बात कर रहे थे, और विलियन चैप्टर में ठोसों की द्रव्य विलेयता को कंप्लीट कराने के बाद जो है अब हम गैसों की द्रव्य विलेयता के बारे में बात करेंगे। और गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उसमें हमने थोड़ा सा बता दिया था आपको। ठीक है, गैसों की द्रव्य विलेयता के बारे में, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने आपको कल क्लियर कर दिया था। तो उसमें हमने आपको एक जो है फैक्टर बता दिया था। तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें पहला कारक जो है हमने बता दिया था आपको, गैस की प्रकृति। इसके बारे में जो है हमने बात करनी थी, गैस की प्रकृति के बारे में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, वो पिछला वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, क्योंकि उसमें आधा पार्ट हो चुका है इसका। तो गैस की प्रकृति। दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा जो कारक है वो है ताप। और प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा जो कारक है वो होता है दाब, या इसे हेनरी का नियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दाब या हेनरी का नियम। तो यहाँ पे गैसों की द्रव्य जो विलेयता है, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए चार। पहला हो गया गैस की प्रकृति, दूसरा हो गया विलायक की प्रकृति, तीसरा हो गया यहाँ पे ताप, चौथा हो गया यहाँ पे दाब या हेनरी का नियम। ठीक है, तो देखें जरा, पहला हमने बता दिया था गैस की प्रकृति पिछले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पिछला बड़ा वीडियो देख लें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा है विलायक की प्रकृति। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, विलायक की प्रकृति के बारे में। ठीक है, जैसा कल हमने गैस की प्रकृति में बताया था, कुछ ऐसा ही इसमें भी होने वाला है। विलायक की प्रकृति में क्या होने वाला है जरा देखें। ध्रुवीय गैसें जो होती हैं, ध्रुवीय गैसें जो होती हैं वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होती हैं। इसी तरह से अध्रुवीय जो गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक में विलय होती हैं। ध्रुवीय जो गैसें हैं, ध्रुवीय गैसें ये ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होती हैं, अधिक विलय होती हैं। इसी तरह से अध्रुवीय जो गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होती हैं। जैसे HCl जो होती है, HCl गैस, कौन सी गैस? HCl गैस, ये ध्रुवीय होती है। तो ये ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलय होती है। जल में क्या होती है? अधिक विलय होती है। ठीक है, जबकि बेंजीन में नहीं, यानी बेंजीन में विलय नहीं होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विलायक जो है और विलय प्रकृति सेम है, ध्रुवीय है, विलय हो जाएंगे आसानी से। अध्रुवीय है, दोनों विलय हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, जैसे HCl गैस ध्रुवीय गैस होती है तो ये ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलय होती है। बेंजीन अध्रुवीय होता है तो ये इसमें अधिक विलय नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में है। तीसरा है ताप। तीसरा फैक्टर कौन सा है? ताप। तो जो है ताप के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल से। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की
द्रव में विलेयता घटती है, गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि स्थिर दाब पे जब हम किसी भी विलायक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उसमें जो गैस घुली हुई है वो गैस उसमें से उड़ने लग जाती है, गैस बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो गैस के जो अणु होते हैं वो पात्र को छोड़ करके बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः क्या हुआ, ताप बढ़ाया तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो गई, घट गई। तो ऐसे कह सकते हैं कि गैस की द्रव में जो विलेयता है, गैस की द्रव में जो विलेयता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की। इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमने ताप मान लो बढ़ा दिया स्थिर दाब पे तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इसका अपवाद है, इसका क्या है, अपवाद। ध्यान में जरा समझे अच्छे से। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, H2 गैस और हीलियम गैस, ये इसकी क्या होती हैं, अपवाद होती है, ठीक है। यानी अपवाद का मतलब क्या हो गया कि ये इस रूल का पालन नहीं करते। तो इनमें क्या होता है, ताप जब बढ़ाया जाता है तो इनकी जो विलेयता है वो घटनी चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, कैसे, अपवाद। तीसरा फैक्टर हो गया। और चौथा जो फैक्टर है वो है दाब, या जिसको अपन कहते हैं हेनरी का नियम, दाब या हेनरी का नियम। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें, देख लें, और जो है कॉपी पेन लेके बैठा करें। तो रफ कॉपी में जो अच्छे अच्छे काम की जो बातें हैं उनको नोट कर लिया करें हमारा, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव, थोड़ा सा बड़ा रहेगा और सरल है और इम्पोर्टेंट है। तो मिटा दें इसको, चलिए। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा दाब का प्रभाव या इसको ही कह देते हैं हेनरी का नियम, ठीक है। जब हमने ताप की बात की थी तो दाब को स्थिर रखा था, अब हम दाब की बात करेंगे तो ताप को स्थिर रखेंगे, ठीक है। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। और नियम क्या है वो तो निकल के आएगा अभी। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। क्या दिया, नियम, और तुमने क्या लिया, ठीक है। तो स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया,
ठीक है, क्या है जरा वो नियम समझे। टेम्परेचर यहाँ पे स्थिर कर दिया है, नियम अब आ रहा है इन्वर्टेड कोमा में। अब इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो कुछ महत्वपूर्ण बात ही आ रही होगी, है ना। हल्की बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है क्या, नहीं लिखते। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता किससे शो करेंगे यहाँ पे, एम से। ठीक है, द्रव में विलेयता गैस की एम से शो करी गई है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके उसकी वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हेनरी का नियम है। किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अर्थात M प्रोपोर्शनल P, अर्थात M प्रोपोर्शनल P। M बराबर अगर लिखें तो K इंटू P, जहां K बराबर समानुपाती स्थिरांक, जहां K बराबर क्या है, समानुपाती स्थिरांक। आपको पता है जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ता है हमको, तो वही है ये के, इसको समानुपाती स्थिरांक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम हो गया कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है, किसी गैस की द्रव में विलेयता वह उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अर्थात M प्रोपोर्शनल P। पहला इक्वेशन आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद हेनरी ने क्या किया, द्रव में विलेयता को मूल बिंदु के द्वारा भी व्यक्त किया। इसके द्वारा, मूल बिंदु के द्वारा। तो मूल बिंदु के रूप में किस तरह से बताई थी हेनरी ने बात, इसके रूप में, मूल बिंदु के रूप में। ठीक है, तो देखिए किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसकी मूल बिंदु के समानुपाती, उसकी मूल बिंदु के समानुपाती होता है, ये बात है। ठीक है, तो मूल बिंदु के रूप में देखें, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है वह मूल बिंदु के समानुपाती होता है भाई। ठीक है, अर्थात वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को वही P से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और मूल बिंदु को तो आपको पता ही है, पीछे बता ही दिया है। ठीक है, X से, अर्थात क्या लिख सकते हैं इसकी तरह, P प्रोपोर्शनल है X की। P बराबर क्या है, KH इंटू X। ठीक है, KH क्या है यहाँ पे, यहाँ KH बराबर है हेनरी स्थिरांक। हेनरी ने दिया इसलिए उसने अपने नाम पर रख दिया, हमारे नाम पर थोड़ा रखे हो, है ना। तो KH बराबर हेनरी स्थिरांक, H4 हेनरी, और K जो है स्थिरांक हो गया पूरा, हेनरी स्थिरांक कहते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच देते हैं। देखो कई के बीच में P और X के बीच में, तो वो जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है,
और इस ग्राफ का जो ढाल होता है ये KH के बराबर होता है, KH। ठीक है, ये ग्राफ होता है किसके बीच में, आंशिक दाब और x के बीच में। KH का जो मान होता है, KH का मान वो दाब पर विलेय विलायक की प्रकृति पर, देखिए इधर KH का जो मान होता है वह ताप दाब विलेय विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम हो गया। इसके बाद में हेनरी नियम की सीमाएं हैं और हेनरी नियम के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग हैं या जिनको बोलते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, उनके बारे में बात करेंगे। तो रिपीट कर रहे, एक बार वापस से देख लें आप, फिर इसको मिटा देंगे ना। हेनरी का नियम या दाब का इफेक्ट। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्य विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार, है ना, ऐसे जोड़ सको तुम अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ लियो करो, है ना। इस नियम के अनुसार अब चालू हो गया है इन्वर्टेड कॉमा, किसी गैस की द्रव्य विलेयता उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अर्थात M प्रोपोर्शनल P, M बराबर K/V, के जहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक हो गया। हेनरी ने इसको मोल भिन्न के रूप में किस तरह से व्यक्त किया, देखें जरा। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल X, P इक्वल KH/X। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। आंशिक दाब और जो है मोल भिन्न के रूप में ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होता है जिसका ढाल KH के बराबर होता है। ये जो हेनरी स्थिरांक है KH, इसका जो मान होता है वह ताप पर, दाब पर, विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है ये, इस पर निर्भर। आ रही बात समझ में। तो ये तो हो गया किसका नियम, हेनरी का नियम। इसके बाद में हेनरी नियम के दैनिक जीवन में क्या है, कुछ अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम के। अब वो जो है अनुप्रयोग क्या है दैनिक जीवन में, उनके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिटा दें क्या इसको, बात समझ में आ गई आपको। फर्स्ट देखें, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अच्छे से समझते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें। फर्स्ट है, सोडा वाटर की बोतलों में स्थिर ताप पर और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, CO2 गैस, ठीक है। तो सोडा वाटर की जो बोतलें होती है, की बोतलों में स्थिर ताप पर एवं उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, ठीक है। तो ये हेनरी नियम का
हेनरी नियम पे आधारित हो गया है। कैसे हो गया, जरा ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हेनरी ने बोला था वही ताप बढ़ाएंगे, ताप इस तरह ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता घटने लग जाती है। अब मान लो यहाँ पर सोडा वाटर की बोतलों को जो है ताप बढ़ाएं तो इसमें जो CO2 गैस अपन घोल रहे हैं, उच्च दाब पर जो CO2 गैस घोली जा रही है वो CO2 गैस कम घुलेगी, ज्यादा घुलेगी? कम घुलेगी अगर ताप बढ़ाएंगे तो। आ रही बात समझ में? तो ये हेनरी के नियम पे है, ताप कम रखो, उच्च दाब पे गैस भरो तो कम टेम्परेचर रहेगा तो उसमें गैस ज्यादा मिलेगी। पहला हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो जरा देखें। जलीय प्रजाति, कौन सी प्रजाति? जलीय प्रजाति गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करती है या अच्छे से वो सरवाइव करती है। तो जो जलीय प्रजाति है, कौन सी प्रजाति? जलीय प्रजाति, वो जलीय प्रजाति एक तो गर्म जल में रहे और एक ठंडे जल में। ठीक है, एक में क्या है, गर्म जल, एक में क्या है, ठंडा जल। सही है। अब आपको पता है जल में कौन सी गैस घुली हुई होती है? O2। इसमें भी कौन सी घुली हुई होगी? O2। कौन से में ज्यादा घुलेगी? हेनरी नियम से। भाई हेनरी ने बोला कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो गैस तो क्या हो जाएगी, उड़ने लग जाएगी, गैस तो निकलने लग जाएगी। आ रही बात समझ में? और जब गैस निकलने लग जाएगी तो क्या होगा, इन जलीय जो प्रजाति है, जो उसमें जल में जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, वो तो जल में घुले तो ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। आ रही बात समझ में? तो उनको तो श्वसन क्रिया में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाएगी, प्रॉब्लम दिक्कत आने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडे जल में रहना वो ज्यादा पसंद करेंगे, ठंडे जल में ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी तो वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, इसमें आराम से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये पसंद वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको पसंद आया कि नहीं आया? तो जलीय प्रजाति गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करती है। थर्ड, सुनिए जरा, देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। बदबूदार पानी के शोधन में सही है, समझ आ गई हुई बात कि जो बदबूदार पानी होता है जिसमें मान लो कोई स्मेल हो रही है, उसको आप गर्म कर दो, क्या कर दो, तो उसमें जब आप गर्म करोगे तो उसमें जो गैस घुल रही है, बदबू मार रही है जो गैस घुल रही है, वो गैस का उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब वो टाइम से निकल देगी। आ रही बात समझ में? तो बदबूदार पानी के शोधन में इसका उपयोग कर लेते हैं। किसका किसका उपयोग करते हैं? हेनरी नियम का उपयोग होता है। आ रही बात समझ में? अनुप्रयोग चल रहे हैं हेनरी नियम में। तो पहला हो गया सोडा वाटर की बोतल में, दूसरा हो गया जलीय प्रजाति के बारे में, तीसरा हो गया बदबूदार पानी के शोधन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट, गोताखोर जब समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, काम है उनका यही है। तो गोताखोर जब समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं तो वो अपनी पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें गैसों का मिक्सचर भरा होता है। ठीक है,
क्या भरा होता है, गोताखोर गैसों की मिश्रण से भरा सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी गैस भरी होती है गोताखोरों के सिलेंडर में, हीलियम, कौन कौन सी, हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कौन कौन सी गैस भरी हुई है, कौन कौन सी गैस भरी है, जरा देखें। हीलियम गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और O2 गैस भरी हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि परसेंटेज की, तो जरा देखें परसेंटेज हीलियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना कितना यहाँ परसेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये और इनका विशेष काम यहाँ रहता है। हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये गोताखोरों के सिलेंडर में भरी हुई होती है। हीलियम का परसेंट क्या होता है, 11.7% हीलियम होती है। नाइट्रोजन 56.2% नाइट्रोजन होती है इसमें, और ऑक्सीजन 32.1% इसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। ये इनका परसेंट हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे गोताखोरों ने पीठ पे सिलेंडर टाँक लिया, अब वो समुद्र में नीचे की ओर गहराई में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, गहराई में। अब जैसे जैसे वो पानी में नीचे की ओर जाएंगे गहराई में, तो ऊपर से नीचे की ओर आए, तो अब क्या होगा, नीचे की ओर चलते गए, तो ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस पानी का दाब क्या लगेगा, उसके शरीर पर पड़ेगा। गोताखोर का जो शरीर होता है उस पर पानी का क्या पड़ता है, पानी दाब लगाता है, ऊपर से दाब लगाता है। तो जैसे दाब लगाएगा तो क्या होगा, उस पर बाह्य दाब को कंट्रोल करने के लिए, बाह्य दाब को बराबर करने के लिए अंदर का दाब और बाहर का दाब हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको दिक्कत प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। अब ऊपर से दाब लग रहा है तो क्या होगा, ये जो गैसें हैं ये सिलेंडर में भरी रहती हैं, तो ये गैसें बाह्य दाब को और अंदर के दाब को कंट्रोल करती हैं, बराबर करने में लगी रहती हैं। अरे बात समझ में। तो अब ये गैसें क्या होती हैं, जैसे ऊपर से दाब लगता है तो ये गैसें रक्त में तेजी से विलय होती हैं, विलय होने लग जाती हैं रक्त में, है ना। अब वो नीचे से जो जिस काम के लिए गया था, अब उसने राउंड मार लिया नीचे, है ना। अब वो कहाँ आ रहा है, वापस ऊपर की ओर। ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा वो, और जल का जो है दाब कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो क्या होता है उस कंडीशन में, ये जो गैसें हैं ये रक्त में से निकलने लग जाती हैं, दाब कम होने लग गया तो ये गैसें रक्त में से निकलने लग जाती हैं। तो रक्त में से जब ये निकलती है, ये जो N2 गैस होती है, कौन सी गैस, N2 गैस। ठीक है, ये N2 गैस क्या करती है, अब जैसे जैसे वो गैस निकलती हैं तो ब्लड में जो है गैसों का जो दाब है शरीर में वो कम होने लगता है। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वाहिनियों में, उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं, ब्लड के साथ क्या बनने लग जाते हैं, बबल्स, बुलबुले बनने लग जाते हैं। तो उन बुलबुले नहीं बने, ठीक है, उनको रोकती है ये नाइट्रोजन गैस, ब्लड में क्या नहीं बने, बुलबुले। तो ब्लड में जो है बुलबुले बनने लग जाते हैं। तो अच्छा, और क्या होता है, उन बुलबुलों के कारण जो शरीर है उस शरीर में बैंड पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, बैंड पड़ने लग जाते हैं, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इन बैंडों को रोकने के लिए इसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम गैस शरीर को हल्का रखने का काम करेगी, नाइट्रोजन जो गैस है वो उसमें बबल्स बनने से रोकेगी, बैंड पड़ने से रोकेगी शरीर में। आगे बात समझ में। तो इसलिए ये जो गैसें हैं इनका मिक्सचर लेके जाते हैं। एक तो ये शरीर का जो अंदर का दाब है उसको जो है बाह्य दाब उसकी कंट्रोल करेंगे, संतुलन बनाने का काम करेंगे। दूसरा, जब वो वापस आएगा तो ये गैसें क्या होती हैं, निकलने लग जाती है, बॉडी में जो गैस होने लग जाती हैं। अब वो गैसें, प्रेशर कम हो गया ऊपर से तो गैसें क्या होने लग जाएंगी, निकलने लग जाएंगी। तो जब गैस ब्लड में से निकलेगी तो वो बबल्स बना देती है, उसमें बुलबुले बना देती है, उन बुलबुलों को रोकने का काम करती है। ठीक है, बुलबुले बनने लग जाएंगे तो क्या होगा,
ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगी ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इसके अलावा बैंड पड़ने लग जाते हैं शरीर में, टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो है इन गैसों का मिश्रण वो लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये फोर्थ पॉइंट। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। जैसे जैसे यानी कि पहाड़ों ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु दाब कम होने लग जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ क्या होता है, जो धरातल होता है समतल उससे ऊंचा होता है। तो मान लो एक तो हम यहाँ रह रहे हैं और एक क्या है ऊंचाई पे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं यहाँ तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ऊपर की ओर दाब कम होने लग जाता है, गैसों की मात्रा घटने लग जाती है, तो ऑक्सीजन जो है ऊपर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों के शरीर में, है ना। कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर शरीर क्या हो गया उनका कमजोर हो जाता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एनोक्सिया रोग कहा जाता है। काफे में नला जाते एनोक्सिया रोग, ठीक है। तो क्या हुआ जरा एक बार रिपीट कर लें इसको। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के शरीर में, अब पहाड़ क्या हुआ जमीन से ऊपर हो गया, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब घटने लग जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लग जाती है। तो जो पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, कम होते ही क्या होगा वो कमजोर हो जाते हैं, उसने उनके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है, घट जाती है। इस रोग को एनोक्सिया रोग कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया रोग, ठीक है। तो ये क्या हो गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। ये कितने अनुप्रयोग हो गए हेनरी नियम के 5। कौन कौन से हो गए, सोडा वाटर की बोतलें, उन सोडा वाटर की बोतलों में कम टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे CO2 गैस भरी जाती है, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर कम क्यों रखा जाता है, नहीं तो गैस निकलने लग जाएगी, ठीक है। सेम ये वाली कहानी बन रही है कि जो जलीय प्रजाति है वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना ज्यादा पसंद करती है, ठीक है। क्योंकि बात आपको समझ में आ गई होगी, जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, अब जल हो जाएगा गर्म, गर्म जल होगा ऑक्सीजन उड़ने लग जाएगी, तो उनको श्वसन क्रिया में बाधा होने लग जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए सोडा वाटर की बोतलों को ठंडा करते हैं, कम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, ठीक है। जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो ठंडे जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। गोताखोर जो होते हैं जब वो समुद्र में जाते हैं नीचे की ओर गहराई में, तो क्या होता है वो जो है जल में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, और उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती, हीलियम और नाइट्रोजन भी होता है। परसेंट आपको दिया हुआ है कितना परसेंट है ना,
तो जो है अब जैसे जैसे वो वापस समझ रहे हैं इस बात को, वापस से बता रहे हैं। अब वो जैसे गोताखोर नीचे की ओर चलने लग गए तो ऊपर का जो जल है वो उसके शरीर पर दाब डालता है। क्या डालता है? दाब। तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो गैस में उसके शरीर में जो है प्रवेश करने लग जाती है ताकि दाब का संतुलन बना रहे। ठीक है, अब गैस घुल गई ब्लड में। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही गोताखोर जो है समुद्र में से गहराई में से अब वो जो है ऊपर की ओर चलने, ऊपर की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे करके जो है। तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आएंगे तो अब क्या होगा, जल का दाब कम होने लग जाएगा। जल का दाब कम होने लग जाएगा तो जो गैसें शरीर में घुली हैं ब्लड में वो गैसें बाहर निकलने लगती हैं। तो जैसे जैसे वो गैसें बाहर निकलने लगती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। क्या प्रॉब्लम होने लगती है कि जो ब्लड है उस ब्लड में बबल्स बनने लग जाते हैं। एयर के क्या बनने लग जाते हैं? बबल्स। ठीक है, शरीर में बैंड पड़ जाते हैं, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये सब रोकने के लिए उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और 5वां पॉइंट है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर क्या होता है, धरातल से जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब कम होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो सीधी सी बात है, ऊंचाई पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस रोग को एनॉक्सिया रोग कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया रोग। ठीक है, तो ये हो गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। और हेनरी के नियम में अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, हेनरी की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। तो हेनरी का नियम कंप्लीट हो जाएगा। मिटा दें इसको। तो हेनरी का नियम बड़ा ही अच्छा है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में हेनरी के नियम से। अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना हेनरी के नियम को। बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल। हेनरी नियम की सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस है हेनरी के नियम की। ठीक है, फर्स्ट है ताप बहुत अधिक, ताप बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत अधिक ना हो और ना ही बहुत कम हो, मीडियम सा ताप चाहिए। कैसे चाहिए? तो ताप ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। ताप बहुत अधिक ना हो और ना ही बहुत कम हो। ठीक है, ना तो दाब बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। और यही वाली कंडीशन ताप के लिए भी है। तीसरी बात, गैस की द्रव एवं वाष्प अवस्था में आणविक सांद्रता समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब गैस उस ब्लैक से क्रिया नहीं करे। और चौथा, विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। क्या सीमा हो गई? ताप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए और ना बहुत लो हो, ताप भी बहुत कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, है ना। गैस की द्रव और वाष्प अवस्था में आणविक सांद्रताएं समान होनी चाहिए। और चौथा जो है
वो है बिलियन तनु होना चाहिए। यानी हेनरी का जो नियम है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। कैसे सॉल्यूशन पे? डाइल्यूट है। तो ये हेनरी का नियम हो गया। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी नियम के अनुकूल। ठीक है। इसके बाद में जो है हेनरी के नियम में हम वाष्प दाब के बारे में बात करेंगे और वाष्प दाब के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने हेनरी का नियम पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया है, तो आप अच्छे से पढ़ें हेनरी के नियम को, अच्छे से समझें, कम से कम 2 बार देखें वीडियो को, तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको हेनरी का नियम। ठीक है।